दिवस के अवसर पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में हम सब लोगों के बीच उपस्थित हम सबों के सम्माननीय माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा जी, पट्टा चिकित्सा महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर विद्यापति चौधरी जी, बिहार के विख्यात चिकित्सक और फार्मेसी काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर प्रकाश कुमार जी, रजिस्ट्रार फार्मेसी काउंसिल रंजीत रंजन जी, बहुत ही जुझारू और फार्मासिस्टों की लड़ाई लड़ने वाले हमारे डिप्लोमा फार्मेसी छात्र संघ के अध्यक्ष श्री अरविंद कुमार जी, श्री शिवेंद्र प्रसाद जी, श्री अरुण कुमार जी, मंच का संचालन कर रहे श्री बीके साहू जी, और आज के इस कार्यक्रम में सभागार में उपस्थित हमारे सभी फार्मासिस्ट भाई बहने और मीडिया के हमारे सभी साथियों, आप सब लोगों को मैं नमस्कार करता हूं। ये 15वां विश्व फार्मासिस्ट दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित हुआ है। मैं सबसे पहले आप फार्मासिस्ट भाई बहनों को ऐसे महत्वपूर्ण दिवस के पूर्व अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। निश्चित रूप से जब भी कोई दिवस होता है, वो दिवस उस समूह के सम्मान के लिए होता है। अलग अलग तिथियों पे अलग अलग दिवस हम मनाते हैं और जिस दिवस को जिस नाम के साथ जोड़ते हैं, वह दिन उस नाम के लिए होता है और उस नाम के सम्मान के लिए होता है। तो आज आप सबके सम्मान के लिए हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और आप सबका सम्मान करने आए हैं। निश्चित रूप से आप सब पूरी तरीके से सम्मान के योग्य हैं भी और पात्र भी हैं। फार्मासिस्ट का व्यक्ति के जीवन में बहुत ही महत्व है और जितना किसी मानव के जीवन में फार्मासिस्ट का महत्व है, उतना ही महत्व चिकित्सक के लिए भी फार्मासिस्ट का है। कोई मेडिसिन शॉप चलाता है, उसके लिए भी फार्मासिस्ट का उतना ही महत्व है। कोई मरीज या उसका अटेंडेंट दवा लेने जाता है, उसके लिए भी फार्मासिस्ट का उतना ही महत्व है। और जहां पे दवाइयां बनती हैं, वहां पर भी फार्मासिस्टों का अपना एक महत्व है। तो संपूर्ण स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र क्या है? अंततः तो दवा के पास ही जाना पड़ता है। शुरुआत जांच से होती है या चिकित्सक के पास जाने से होता है, और चिकित्सक जो होते हैं सबसे पहले आला और बीपी से इलाज शुरू करते हैं। ब्लड प्रेशर पहले उनके कंपाउंडर साहब देखते हैं, फिर वजन तौलवाते हैं, फिर यदि थोड़ा सा आजकल जो मौसम चल रहा है उसमें देखेंगे तो मरीज का टेम्परेचर देख लेते हैं, फिर डॉक्टर साहब के पास रेफर कर देते हैं, फिर डॉक्टर साहब आला लगाते हैं, आगे लंग्स देखते हैं, चेस्ट देखते हैं, बैक से देखते हैं, सब देख के फिर कुछ पैथोलॉजिकल टेस्ट उनको जो आवश्यक लगता है वो लिखते हैं। फिर डायग्नोस्टिक्स में हम जाते हैं, अपना वहां जांच कराते हैं, चाहे अल्ट्रासोनोग्राफी कराना हो या सीटी स्कैन कराना हो या एमआरआई कराना हो या पैथोलॉजी टेस्ट, जो भी किसी भी प्रकार का डायग्नोसिस कराते हैं। फिर वो सारा रिपोर्ट लेके हम डॉक्टर साहब के पास पहुंचते हैं। फिर डॉक्टर साहब हमको ठीक होने के लिए दवाइयां लिखते हैं, और दवाई जो लिखते हैं वो दवाई खिलाने का काम आप लोग करते हैं, और यदि दवाई आपने ठीक से खिलाइए तो सारा पूर्जी पर्ची डायग्नोसिस सब बेकार हो जाएगा। इसलिए संपूर्ण स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। हर प्रिस्क्रिप्शन को बारीकी से पढ़ना, हर प्रिस्क्रिप्शन को समझना, और इतना ही नहीं, प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ समझ के फिर मरीज या उसके अटेंडेंट को बताना कि किस दवा का सेवन किस तरीके से और कितना बजे करना है। नहीं तो डॉक्टर साहब को तो अंग्रेजी में लिखा हुआ रहता है, सब मरीज बेचारा समझ भी नहीं पाता है, तो उसको समझाने का काम भी आप भी करते हैं, और आप लोग का हाथ भी बहुत बारीक होता है। डॉक्टर साहब लोग का लिखा हुआ आप ही लोग का होता है।
कई बार हम देखे हैं अपने जीवन में कि दवा का दुकानदार जो होता है, मालिक दुकान का, इस पीएमसीएच के सामने ही हम देखे दुकानदार ऐसे पर्ची पढ़ता है, 6 गो दवाई, 4 गो समझ में आता है, 2 गो नहीं समझ में आता है, तो बगल में फार्मासिस्ट को पढ़ाता है, देखो भाई 2 गो दवाई और कौन लिखा है वो तो आपको ये भी मालूम है कि किस विभाग के डॉक्टर ने दवा लिखा है तो कौन सी दवाई होगी, और उनके लिखने के ढंग को भी आप पहचानते हैं। मतलब आपकी नजर बहुत बारीक होती है और बहुत बारीकी के साथ आप सब काम को करते हैं। मैं उस दौर को कभी नहीं भूलता हूं जो न केवल मेरे जीवन में बल्कि संपूर्ण मानवता के जीवन में बहुत संकट का समय था, और वो कोरोना का समय था। 2 साल मैंने स्वास्थ्य मंत्री के रूप में उस चुनौती को झेला है, और उस कोरोना के संकट के समय में भी वैक्सीन मंगाने से लेकर, वैक्सीन देने से लेकर टीकाकरण तक, इन सारे कामों में आप फार्मासिस्टों का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिसको मैं कभी नहीं भूल सकता। लोगों का जान और जीवन बचाने में आपकी बहुत भूमिका रही है। और विद्यापति चौधरी जी बता ही रहे थे, थोड़ा सा मिश्रण में परिवर्तन होगा तो साइड इफेक्ट हो जाएगा। साइड इफेक्ट नहीं होने देना है, इसके लिए आपको परफेक्ट रखना है। तो आपको परफेक्ट रखना है तो उसके लिए आपकी व्यवस्थाओं की तरफ हमको चिंता करनी पड़ती है। मैं जब स्वास्थ्य मंत्री बना था तो पूरे राज्य में केवल 3 फार्मेसी कॉलेज थे, केवल 3। एक पटना में था, एक मुजफ्फरपुर में, हालांकि वो दूसरे विभाग से जुड़ा हुआ है लेकिन मुजफ्फरपुर में, और तीसरा एक प्राइवेट संस्थान। और बहुत बड़ा संकट राज्य के सामने था कि हम फार्मासिस्टों को कहां से लाएं, और बहुत बड़ी संख्या में हमारे बिहार के नौजवान फार्मेसी पढ़ने के लिए बिहार से बाहर जाते थे। इसलिए बाहर जाते थे कि हमारे यहाँ संस्थानें नहीं थी, ना सरकारी संस्थान ना प्राइवेट संस्थान। और जब हम बगल के राज्यों को देखते थे, चाहे वो झारखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, ऐसे राज्यों को देखते थे, झारखंड की आबादी हमसे कम थी लेकिन वहां हमारे से बहुत ज्यादा संस्थान थे। उत्तर प्रदेश में तो बहुत ही ज्यादा संस्थान, अन्य राज्यों में भी संस्थान। तो हमारे बच्चे राजस्थान से पढ़ के आते थे, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, झारखंड से। और यहां पर जब मुझे वो दौर याद है 2017 का, जब भारत की सरकार ने निर्णय किया कि दवाई दुकानों के जो लाइसेंस जारी होंगे वो ऑनलाइन होंगे, और ऑनलाइन लाइसेंस में फार्मासिस्टों का पूरा डिटेल देना होता था। और उस समय हमारे यहाँ राज्य में इतने फार्मासिस्टों की कमी थी कि जो दुकानदार दुकान खोलना चाहता था उसको फार्मासिस्ट नहीं मिल पाते। तो फिर मैंने वहां से प्रयास शुरू किया कि किस तरीके से बिहार में फार्मेसी के कॉलेज खोले जाए। और मुझे आज इस बात की खुशी है कि आज हमने सरकारी, जहां आजादी के बाद से आज तक एक तो फार्मेसी कॉलेज था, आज सरकारी 6 फार्मेसी कॉलेज है। हमारे जितने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल थे, मैंने उन लोगों की मीटिंग की। मैंने उन लोगों को कहा कि आप इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज चलाते हैं, आप फार्मेसी कॉलेज क्यों नहीं चलाते? आपको चलाना चाहिए। मैंने उनसे आग्रह विनती की, और आज मुझे खुशी है कि अधिकतर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज वालों ने, जिनके यहाँ मेडिकल की पढ़ाई होती है, आप मेडिकल का लड़का को पढ़ा सकते हैं, बीबीएस पढ़ा सकते हैं, फार्मेसी क्यों नहीं पढ़ा सकते? तो उनका रहता था क्या होगा, संस्थान चलेगा नहीं चलेगा। मैंने कहा इतना डिमांड है, हमारे जो बिहार के नौजवान होनहार बच्चे हैं वो, उनको मजबूरी में दूसरे राज्यों में जाना पड़ रहा है, उनके अभिभावकों को इतनी कठिनाई परेशानी हो रही है, आप उनको पढ़ने पढ़ाने के लिए कॉलेज खोलिए। तो अधिकतर जगहों पे कॉलेज खुलते, तो सरकारी खुले, प्राइवेट खुले। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि अब शायद ही कोई बहुत अच्छा उच्च तकनीकी संस्थान में जाके पढ़ना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है हमारे लिए। लेकिन आज बिहार में अब बच्चों को फार्मेसी की पढ़ाई करनी है तो यही पे संस्थान उसको उपलब्ध हो जाता है, ये बहुत बड़ी बात है। और हम जब पढ़ाने का काम पूरा कर लेते हैं तो पढ़ाई करने के बाद जो सबसे बड़ा समस्या था, पढ़ लिए,
फार्मेसी की पढ़ाई पूरी हो गई, लेकिन उसके बाद फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराना है। तो मैं उस समय बड़ा संकट में पड़ा। फार्मेसी काउंसिल को कुछ लोगों ने इस तरीके से अपने गिरफ्त में ले लिया था, वहां पे सही लोग नहीं थे, जिसके कारण हमारा फार्मेसी का पढ़ाई किया हुआ बच्चा पढ़ तो लेता था, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता, और रजिस्ट्रेशन नहीं होने के कारण उसका पढ़ा लिखा भी बेकार हो जाता। 4 साल तक लड़ता रहा मैं, और लड़ाई मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा था, लड़ाई आपकी लड़ाई मैं लड़ रहा था, और 4 साल तक लड़ता रहा, और लक्ष्य एक ही था कि सही लोग वहां आ जाए, ताकि ये कौन सा बात है, आज एमबीबीएस का बच्चा पास करता है, उसका मेडिकल में रजिस्ट्रेशन होता है, ये सामान्य सी बात है। लेकिन कुछ लोग वहां बैठे थे जो बच्चों को परेशान करते थे। खैर वो लड़ाई हमने लड़ी, कोर्ट तक भी जाके लड़ी, और उस लड़ाई को लड़ने के बाद मैंने उसकी सारी प्रक्रियाओं को पूरा किया, और इस बार जब दोबारा मैं मंत्री बना तो उसको अंजाम तक हम पहुंचाने में सफल हो गए, और नया फार्मेसी काउंसिल का गठन हुआ। आज मुझे खुशी है डॉक्टर प्रकाश यहां बैठे, आज इनकी पूरी टीम है, रजिस्ट्रार है, आज पूरी टीम है, और इन लोगों को मैंने कहा है डॉक्टर साहब एक ही काम होना चाहिए, ठीक है बैकलॉग बहुत हो गया, 4 साल 5 साल का बैकलॉग हो गया, इसको जितना जल्दी हो खत्म करिए। और डॉक्टर साहब ने और रजिस्ट्रार साहब ने मुझे वचन दिया, तेजी से हम रजिस्ट्रेशन का काम पूरा करेंगे, और अगले साल तक हम अभी तक का जो भी बैच पास आउट हुआ होगा सबका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा ना डॉक्टर साहब, क्योंकि सब फार्मेसी का बच्चा बहुत लंबे समय से, और आप पर बहुत विश्वास और भरोसा है। तो ये एक बड़ा काम था, जिस काम को हम सब लोगों ने करवाया, और उसके बाद जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो उसके बाद फिर नौकरी की बात आती है। निश्चित रूप से बच्चों को जो पढ़ाई पूर्ण करते हैं उन बच्चों को नौकरी भी मिलनी चाहिए, और मुझे याद है कि 2021 में हमने ही इन फार्मासिस्टों की नियुक्ति की कार्रवाई को शुरू करने का निर्देश दिया था, और हमारे अस्पतालों में और ज्यादा फार्मासिस्ट बहाल हों, फार्मासिस्टों की उपलब्धता और बढ़े, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। और हमने कहा है कि हम अगले 1 साल में स्वास्थ्य विभाग के अंदर 46,000 नई नियुक्तियां करने वाले हैं, उसमें फार्मासिस्टों की बड़ी संख्या में, क्योंकि आपका रहना अस्पतालों में बहुत जरूरी है, और आप ही रहते हैं तो वो दवाइयां उनको सही तरीके से मिल पाती है। यहीं पे लिखा हुआ है, मैं उसको केवल दोहराना चाहता हूं, फार्मासिस्ट आर नॉट जस्ट मेडिसिन सेलर्स, दे आर रियल ड्रग एक्सपर्ट्स who can manage patients drug therapy in an effective and safer way. तो इस तरीके से आप सब लोग काम करते हैं। मैं आप सब लोग को इतना ही विश्वास और भरोसा दिलाना चाहता हूं। हम सब हमारे उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी यहाँ बैठे हैं, सबराज चौधरी जी हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं, हम अपने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लोग बिहार के स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने में लगातार लगे हुए हैं, और स्वास्थ्य सेवा का बेहतर करना जिस क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं उसका सीधा सा अर्थ है कि युवाओं को शिक्षा दो, शिक्षा के बाद उनको आवश्यक प्रशिक्षण दो, और प्रशिक्षण के बाद उनको रोजगार दो। तो ये बहुत सीधा सा सोच है, और उस सोच के साथ हम सब काम कर रहे हैं। और आपके नेता अरविंद कुमार जी ये हर 15 दिन पर हम लोग बोलते रहते हैं, अच्छा देखे भी हैं कई चीजों में, खास करके जो ये अपना लड़का सब है, क्या बोलते हैं उसको, अभी जो कार्यक्रम किया था पारा मेडिकल,
तो ये बार बार यही कहते हैं कि भैया आप सब आप पारा मेडिकल वाला लड़का सबको इतना कर दिए तो हम लोग का भी कुछ होना चाहिए। हम बोले कि सबका होगा, सबका चिंता हम लोग समग्र रूप से करेंगे। तो मैं आप सब लोग को विश्वास और भरोसा दिलाता हूं कि आज हम सब लोग अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश को 2047 तक विकसित देश बनाने के लक्ष्य के साथ काम करेंगे। और यदि 2047 में मतलब आज से 23 साल के बाद हमको इस देश को विकसित देश बनाना है, तो 23 साल के बाद तो हम और विजय बाबू बूढ़ा हो जाएंगे। 23 साल के बाद तो हम आप बूढ़ा हो जाएंगे, लेकिन 23 साल के बाद एक विकसित भारत बनेगा तो वो आप लोगों के कारण बनेगा। आप ही लोग भारत बनाने वाले लोग। इसलिए आप सब लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस लक्ष्य के साथ लगे रहिए। हम सब लोग आपके साथ लगे हैं, आपके भविष्य की भी चिंता करेंगे। हर तरीके से राज्य की सरकार आपके साथ खड़ी रहेगी। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री स्वास्थ्य श्री मंगल पांडे जी। हम बोले थे कि आज अवश्य ही कुछ मंगलमय होने वाला है। मांगी थी जो दुआएं हैं वो कबूल हुई, उम्मीदों की कली खिलकर फूल हुई।